हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है आज की एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से हम यूपी टेट आगामी एग्जाम 2026 में जैसा कि आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया गया है, तो आगामी एग्जाम यूपी टेट को देखते हुए ये वीडियो शूट कर रहा हूं। और ये वीडियो पूरा आपका या तो प्रीवियस ईयर और आपके प्रैक्टिस सेट दोनों पर आधारित है। इसमें आपके प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न हैं और आपके प्रैक्टिस सेट से भी प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, पूरे आज की वीडियो से लगभग 200 प्रश्नों को कवर करेंगे। कहने को तो आज की वीडियो के स्लाइड में पूरे 60 प्रश्न हैं, सभी को कवर करेंगे। हर चैप्टर से प्रश्न है, केवल उस चैप्टर से प्रश्न नहीं है जिसको आज तक मैंने पढ़ाया नहीं है, मतलब कि यूपी टेट के इस पोर्शन में नहीं पढ़ाया। जैसे आपका संधि हो गया, अलंकार हो गया, रस हो गया, इसको छोड़ा के आपका हर पोर्शन से कोई ना कोई प्रश्न मिलेगा और पूरे उसको हम एनालिसिस के माध्यम से पढ़ेंगे। उसी क्रम में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज की वीडियो का देखेंगे कि आपका य हो गया, र हो गया, ल हो गया और व हो गया। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है दोस्तों। तो ये व्यंजन है और किस वर्ग के हैं यही बताना है। इनको आप लोग क्या बोलते हैं? इसको तालव्य बोलते हैं कि इसको उष्म बोलते हैं कि अंत्यस्थ बोलते हैं कि इसको ओष्ठ बोलते हैं। देखेंगे यहाँ पर वीडियो को और अच्छे तरीके से आपको पेश करूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे व्यंजन का वर्णमाला ले लिया। ठीक ना। अब देखेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो य र ल व है ना दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे है। इनको क्या बोलते हैं? तो इनको अंत्यस्थ व्यंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंत्यस्थ व्यंजन। ये भी पूछता है कि अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। यहाँ पे देखेंगे जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, इनको क्या बोला जाता है? इनको उष्म व्यंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? उष्म व्यंजन बोला जाता है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको 1 बाय 1 करके, कोई भी चीज ना बचे इसके लिए मैं 1 बाय 1 करके चीजों को बताऊं। तो ये प्रश्न ये तो भाई यह है कि यह अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये अंत्यस्थ व्यंजन है। अब आपको प्रश्न दे देता है कि निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन वर्ग का कौन सा वर्ण है, और आपको इस चारों में से एक दे देगा और आपको छाट कर लिखना होगा। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, याद रखेंगे। इसको याद करने के लिए या इसको प्रश्नों को, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए और आपको गलती ना हो, इसके लिए सारे प्रश्न को आपको याद ही करना पड़ेगा। ये तो बात याद रखेंगे। जब इसको बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे कि य र ल व अंत्यस्थ व्यंजन है, अंत्यस्थ व्यंजन है, तो आपको चीजें याद हो जाएगी। बार बार इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, उष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो उष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। और ये भी क्या क्या होते हैं? जब इनका आप उच्चारण करते हैं तो मुख से गर्म हवा निकलती है। याद रखेंगे, गर्म हवा निकलती है, इसलिए इनको उष्म व्यंजन बोलते हैं। स ह को उष्म व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो ये आपके क हो गया, आपका यहाँ पे ख हो गया, आपका यहाँ पे देखिए ग हो गया, घ हो गया और अंगा हो गया। थोड़ा आप चीज़ों को ध्यान से देख लेंगे ना तो ये स्लाइड लेने का बहुत मजा निकलेगा, अर्थ निकलेगा। अब देखेंगे जैसे आपका क ख ग घ अंगा हो गया, तो ये इनको क वर्ग का समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को बोलते हैं क वर्ग। आपको याद रखना होगा क वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? तो 5 आते हैं। यही पांचों आपके सामने है। ठीक है, और जो आपका च वर्ग का है, ये किसका वर्ग का समूह है, सदस्य है? तो च वर्ग का है। इसकी बात करेंगे दोस्तों, तो ये किसका होगा? ट वर्ग का होगा। ये आपका त वर्ग का होगा और ये आपका प वर्ग का होगा। क्या होगा दोस्तों? प वर्ग का होगा। इसी तरह हम लोग याद करते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे क्या प्रश्न बनता है आपसे। ये भी प्रश्न यहां पर बना देगा। जैसे आपका द ले लेगा, क्या ले लेगा दोस्तों? याद रखेंगे, जैसे आपका द ले लेगा और पूछ देगा कि द किस वर्ग का सदस्य है, तो द आपका त वर्ग का सदस्य है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बहुत लॉजिक की चीज बता रहा हूं। देखेंगे जो क वर्ग है ना, इसका जितना भी सदस्य है दोस्तों ना, सबका उच्चारण स्थान कहां से होता है? आप लोग बताएंगे, एक बार कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आप यहाँ पे वीडियो में अपने मन तन से लगे रहते हैं। तो क वर्ग का जितना भी सदस्य होगा इसका उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों? तो कंठ होगा। आपसे कहीं भी वीडियो में पूछ दे या प्रश्न में पूछ दे क का उच्चारण स्थान क्या है, तुरंत आप बोलेंगे कंठ होगा। आपका ख का उच्चारण स्थान क्या है, तुरंत आप बोलेंगे कंठ होगा। ग का उच्चारण स्थान क्या है, आप तुरंत बोलेंगे कंठ होगा। इस तरह चीजों को आपको याद करना होगा। ठीक है, अब देखेंगे च वर्ग। च वर्ग का जितने सदस्य होंगे ना, सबका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए जो च वर्ग होते हैं इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। क्या होता है दोस्तों? तालु होता है। जैसे च का उच्चारण स्थान तालु, छ का उच्चारण स्थान तालु, ज का उच्चारण स्थान तालु। ये देखेंगे आपका झ है, इस बात को याद रखेंगे। अगर चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप इसको ध्यान रख लेंगे कि ये झ है, इसका भी उच्चारण स्थान क्या होगा? तो तालु। ऐसे आप लोग याद करते रहेंगे। ठीक है,
अब देखिए हम थर्ड नंबर पे चलते हैं, जो आपका अभी पूछ देगा कि ठ किस वर्ग का सदस्य है, तो आप बताएंगे ठ किसके में आ रहा है दोस्तों, तो ये ट वर्ग में आ रहा है। ट वर्ग में कितने कितने सदस्य होते हैं, तो 5 होते हैं। इस तरह तो आपको ध्यान देना है। तो याद रखेंगे क वर्ग का उच्चारण स्थान आपका क्या हो गया, कंठ हो गया। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु हो गया। और ट वर्ग का उच्चारण स्थान आपका क्या होगा दोस्तों, तो मूर्धा होगा। क्या होगा आप बताएंगे, जो आपका ट वर्ग का उच्चारण स्थान है क्या है, तो मूर्धा है। इसको आप ध्यान रखते रहेंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़े आगे ले चलता हूं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये त वर्ग है ना, अगर आप इसको बोल बोल के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, बोलिएगा त, जब आप इसको उच्चारण करेंगे अपने मुख से तो त हो गया, थ हो गया। जो जिह्वा आपकी है ना, आपके दांत पर लग रही है, और याद रखेंगे इसके उच्चारण में दांत का प्रयोग होता है, दंत का प्रयोग होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, तो त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। क्या होता है, दंत होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। जो आपका प वर्ग होता है, याद रखेंगे बिना ओठ को सटाए हुए, जो आपके ओष्ठ है ना दोस्तों, ऊपर और नीचे दोनों ओष्ठ को सटाकर ही हम प वर्ग को बोल पाते हैं। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है आपको पता है, प। याद रखेंगे दोनों ओठ सट रहे हैं। प हो गया, फ हो गया, ब हो गया, म भ हो गया, म हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो ये आपके ओष्ठ व्यंजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो ओष्ठ व्यंजन हो जाएंगे। इसको आप ध्यान रखते रहेंगे। अब देखेंगे, अगर आपसे कहीं पूछे कि इसमें से कौन कंठ है, कौन तालु है, कौन मूर्धा है, कौन दंत है, कौन ओष्ठ है, आशा करते हैं कि अब इस चीज़ को आप सीख गए होंगे, ठीक है। अब देखेंगे आपका यहीं से एक बहुत, देखिए हर बार जब मैं वीडियो पढ़ाता हूं तो एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि जब एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें तो आपको समझ में आती है। अब देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछता है कि स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं या इनकी संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 25 होती है। याद रखेंगे, जो आपका क वर्ग है इसमें 5 वर्ण, जो आपका च वर्ग है इसमें 5 वर्ग, और इसके बाद जो ट वर्ग है इसमें 5 वर्ण, और त वर्ग है इसमें भी 5 और इसका भी 5, 5, 10, 15, 20 और 25, इन्हीं की संख्या होती है स्पर्शी व्यंजन। अब देखिएगा, आपसे कहेगा कि स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे क से लेकर, किससे दोस्तों, तो क से लेकर आपका म तक के जो वर्ण हैं इनको क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। देखेंगे यहाँ पे आपका क हो गया, और याद रखेंगे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका म हो गया। यहाँ तक के जितने वर्ण आ रहे हैं ना, जैसे क ख ग घ घ अंग च छ ज ज इया, तो ये सब क्या है दोस्तों, ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। इसको आप कैसे याद करेंगे, तो इसको आपको ध्यान देना होगा कि जो आपका क वर्ग, आपको ऐसे न लिख के, क से म न लिख के ऐसे दे देगा कि क वर्ग से लेकर, याद रखेंगे दोस्तों, क वर्ग से लेकर आपका प वर्ग के जो सदस्य होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, तो इनको स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको आप ध्यान देंगे, इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। अब देखिएगा, मैं आपको यहीं पे एक चीज बता दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज है। हर वर्ग का 5वां वर्ण, याद रखेंगे, ये तो पहला वर्ण हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया दोस्तों, और ये 5वां हो गया। तो हर वर्ग का 5वां, जैसे क का 5वां वर्ग के वर्ण क्या है, तो आपका अंग है। याद रखेंगे, आप लोग च वर्ग में जाएंगे तो इया है, ठीक है। आप लोग ट वर्ग में जाएंगे तो क्या है दोस्तों, आपका अड़ा है। और याद रखेंगे त वर्ग में जाएंगे तो आपका न है, और प वर्ग में जाएंगे तो आपका क्या है दोस्तों, म है, ठीक है। तो हर वर्ग का 5वां वर्ण क्या कहलाता है, तो हर वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है उसको नासिक के व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे, इसको हम लोग नासिक के व्यंजन बोलते हैं। और नासिक व्यंजनों की संख्या मूल रूप से 5 बताई गई है, जो आपका कौन कौन सी है दोस्तों, तो आपका अंग है, आपका इया है, आपका अड़ा है, आपका न है, आपका म है। आप ऐसे याद रखिएगा, हर वर्ग का जो 5वां सदस्य है, 5वां वर्ण है, वह क्या है, तो नासिक व्यंजन है। इसके उच्चारण में एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, तो जो नासिक के व्यंजन होते हैं, इसके उच्चारण में जो हवा होती है ना, वह मुख से तो निकलती है, साथ साथ में नाक से निकलती है। इसको हम लोग नासिक के व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे, नासिक के व्यंजन बोलते हैं। अब आप लोग याद रखिएगा, एक चीज और बता दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे वो जो चीजें है ना, ये बता दे रहा हूँ। देखेंगे ये जो ढ है ना, ढक्कन वाला ढ, और ये डलिया वाला ढ, याद रखेंगे इसको क्या बोलते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो याद रखेंगे, इसको उत्क्षिप्त व्यंजन का नाम देते हैं। क्या देते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। दो होते हैं, आपका ये ड हो गया और ये आपका ढ हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। ढक्कन वाला ढ हो गया और डलिया वाला ड हो गया, ये क्या होते हैं दोस्तों, तो ये आपके उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। इसको आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अब आपको मैं 1 बाय 1 करके चीजें बता दिया कि आपका अंत्यस्थ व्यंजन य र ल व होते हैं। आपका जो ओष्ठ व्यंजन आपसे पूछेगा तो ओष्ठ व्यंजन आपका प फ ब भ म होते हैं। इस तरह आप तरीकों को याद रखते रहेंगे, ठीक है। अभी हम आगे स्लाइड में और
और भी चीज़ें जो बच रही हैं उसको हम बताएंगे। इसको तो आपको याद करना होगा। कवर का उच्चारण स्थान आपका कंठ हो गया, चवर का उच्चारण स्थान आपका तालु हो गया, टवर का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा हो गया, तवर का उच्चारण स्थान आपका दंत हो गया, और पवर का उच्चारण स्थान आपका क्या हो गया दोस्तों, ओष्ठ हो गया। जब 1 बाय 1 करके आप चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। नासिक के व्यंजन आपके जो ढ, इया, ड़, न, म होते हैं, ये आपके क्या होते हैं दोस्तों, नासिक के व्यंजन होते हैं। ठीक है, आपको मैं एक चीज और यहाँ पे बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें दिया भी है। क्या है दोस्तों, इसमें दिया भी है। जैसे जो रस्सी वाला र होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, रस्सी वाले र को लुंठित व्यंजन का नाम देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, इसको आप याद रख लेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं लुंठित व्यंजन। क्या बोलते हैं, लुंठित व्यंजन, याद रखेंगे। और जो ल होता है ना, ल को क्या बोलते हैं, तो पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन, और र को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लुंठित व्यंजन। दोनों चीजों को आप लोग 1 बाय 1 करके याद रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा दोस्तों कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। आप लोगों को बता दूं, जैसे आपका छत्री हो गया, आपका त्र हो गया, आपका आज्ञा हो गया, और जो श्री वाला स्र होता है ना, ए होता है, जो इसमें आप लोगों का नहीं लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे आप इसको नोट करेंगे दोस्तों, याद रखेंगे। अब देखिएगा, जो ये छत्री होता है, आपको सबसे पहले देखेंगे, ये प्रश्न का आंसर हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपको पता है ना, देखिए जो छत्री है ये भी है, तो ये भी आपका संयुक्त व्यंजन है, तो इसको आप सही मानेंगे नहीं। इसमें कौन नहीं है ये बताना है। आपका त्र भी है, आपका आज्ञा भी है, लेकिन इनमें से कौन नहीं है, तो ये नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या है, तो ये आपका उस्मी व्यंजन है। क्या है दोस्तों, उस्मी व्यंजन है, और इनकी संख्या 4 होती है। ये आपके स हो गया, आपका ए वाला स हो गया, ए वाला स हो गया, और हरना वाला ह हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, इसको उस्मी व्यंजन का नाम देते हैं। इसके उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है, ये बात को याद रखिएगा। अब देखते हैं, यहाँ पे कई बार तो प्रश्न ऐसा बना है दोस्तों कि छत्री का निर्माण किससे होता है, तो आधा क, और याद रखेंगे इसका निर्माण किससे होता है, आधा क और पूरा स से होता है। याद रखेंगे इसका जो निर्माण चिन्ह होता है, निर्माण वर्ण होते हैं ना, याद रखेंगे इससे होता है। इनको संयुक्त वर्ण इसलिए बोला जाता है कि इनका जो निर्माण किया गया है 2 वर्णों के मेल से किया गया है। और याद रखेंगे जो छत्री का निर्माण है वो आधा क और पूरा स से हुआ है। अगर त्र की बात करें दोस्तों, तो आधा त, क्या दोस्तों, तो आधा त और पूरा रस्सी वाला र, इसके निर्माण से क्या बना है, आपका त्र बना है। याद रखेंगे, क्योंकि चीजें आपका बन चुका है, दे देगा त्र का निर्माण किन वर्णों से हुआ है, और आपको छांटने के लिए लिखने के लिए दे देगा। तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, ये चीजों को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आगे देखते हैं आज्ञा का निर्माण। याद रखेंगे जो आज्ञा ज्ञानी होता है दोस्तों ना, ये किससे मिलकर बनता है, तो ज, आधा ज और पूरा इया से मिलकर बनता है, इसी को बोलते हैं आज्ञा। याद रखेंगे इसका निर्माण आधा ज और पूरा इया से हुआ है। याद रखेंगे जो श्री वाला, याद रखेंगे माता पिता के नाम जो श्री लगाते हैं ना दोस्तों, तो इसको स्र के नाम से भी पढ़ लेते हैं। और इसका निर्माण जो होता है ना, याद रखेंगे कैसे हुआ है दोस्तों, तो ये वाला, ये आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, आधा स और पूरा रस्सी वाला र, इससे निर्माण हुआ है दोस्तों श्री का। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। याद रखेंगे, आपको यहाँ पे बता दूं, ज और आपका फ, इसको आगत व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको आगत व्यंजन बोलते हैं। ये भी चीजें आप लोग 1 बाय 1 करके याद रखेंगे। क्या बोलते हैं, आगत व्यंजन। ल को आपको पता ही हो गया, और र को पता ही हो गया कि जैसे रस्सी वाला र होता है तो इसको लुंठित व्यंजन बोलते हैं। और जो आपका ल हो गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। आपका ढ हो गया और ढक्कन वाला ढ हो गया, इसको उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। और जो लास्ट वाला ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये पांचों आपका क्या हो जाएगा, तो ये पांचों आपका ये हो जाएगा नासिक व्यंजन। क्या होगा, नासिक व्यंजन होता है। ये भी बात को आप लोग याद रखेंगे। जो यर लव हो गया, इनकी संख्या जो आपको यहाँ पे देखेंगे, इनकी संख्या 4 होती है। और इसी को क्या बोलते हैं, तो इसको आप लोग अंत्यस्थ व्यंजन बोलते हैं। जब आप लोग ऐसे याद रखेंगे ना, तो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। स स स हो, ये क्या होता है, इसको उस्मी व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। 1 बाय 1 करके आप लोग इसको रिपीट करिए। क का उच्चारण स्थान क्या होता है, आप बताएंगे। याद रखेंगे दोस्तों, क का उच्चारण स्थान अभी बताया हूँ, कंठ होता है। च का क्या होता है, तालु होता है। ट का क्या होता है, मूर्धा होता है। त का क्या होता है, दंत होता है। प का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ओष्ठ होता है। ऐसे चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे आपको ले चलते हैं।
हिंदी में मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन है? याद रखेंगे जिसका उच्चारण स्थान कहाँ से हो दोस्तों, तो इसका उच्चारण स्थान आपके मूर्धा से हो। कहाँ से हो दोस्तों? मूर्धा से हो। तो याद रखेंगे, आपको पता है ना मूर्धा की जो ध्वनियाँ इसी को मूर्धन्य बोलते हैं। ये तो आपका पता कंठ है, आपको पता है तालु, और ट का क्या है दोस्तों? मूर्धा, या इसी को बोलते हैं मूर्धन्य। आपका ट हो गया, याद रखेंगे आपका ठ हो गया, ड ढ हो गया, यही मूर्धन्य ध्वनियाँ है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर च छ ज झ की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान क्या आपको बताएंगे दोस्तों? इसका उच्चारण स्थान आपका क्या होगा? तालु होगा। प प का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। कैसे याद करेंगे? अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसको स्वयं बोलेंगे। जब देखिएगा, जो आपका प है ना, आपका ओठ के बिना प्रयोग के बिना बोल नहीं सकते, तो इसको ओष्ठ व्यंजन, ओठ के आधार पर इसका बंटवारा किया गया है, ओष्ठ व्यंजन बोल सकते हैं। च है जो इसको तालु के आधार पर किया गया है, इसको तालु व्यंजन बोलते हैं। और जो ट ठ ड ढ है इसको मूर्धा के आधार पर किया गया है, तो इसको मूर्धा व्यंजन बोलते हैं। और याद रखेंगे जो आपका त थ द ध हो गया, इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है। जीव का प्रयोग हम जब दांत पर सटाते हैं तब इसको बोल पाते हैं, तो इस कारण इसको दंत व्यंजन का नाम दे देते हैं। इस तरह आप इसको याद रखते रहेंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंत ओष्ठ ध्वनि है? अब देखिएगा, इसमें कुछ ऐसी ध्वनि है जो कि 4 ऑप्शन आपके सामने है। अब देखिएगा दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न दे दे तो आप थोड़ा भी भयभीत नहीं होंगे। तरीके को ढूंढेंगे। तरीका क्या है दोस्तों? आपको पता है, जैसे कि जिसका उच्चारण आप करेंगे, तो इसमें से कौन ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण करेंगे तो दंत ओष्ठ का मतलब याद रखेंगे दोस्तों, कि जिसके उच्चारण में दंत का भी प्रयोग हो और इसके उच्चारण में ओष्ठ का भी प्रयोग हो, दोनों चीजें याद रखेंगे। तो दंत ओष्ठ दोनों का प्रयोग आपको पता है कि ये देखेंगे, जो आपका थ है क्या है दोस्तों? याद रखेंगे, कहाँ गया एरो? यहाँ पे देखेंगे थ है। थ का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है दोस्तों? तो दंत होता है। आपको पता है जो फ होता है या प वर्ग का समूह है और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ओष्ठ होता है। ये भी आपको चीजें पता है। लेकिन आप लोग म को भी देखे होंगे तो म का उच्चारण स्थान भी क्या होता था दोस्तों? ओष्ठ ही होता था, क्योंकि प वर्ग का समूह है। लेकिन व याद रखेंगे, व जो है ना, ये जीभ जो है आपके दांत पर भी इसका प्रयोग होती है और इसमें दंत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है। इसलिए जो व है ना, इसी को दंतोष्ठ व्यंजन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको ध्यान देना होगा। व बहुत बार पूछा है कि व क्या है, तो व आपका दंतोष्ठ व्यंजन है। और याद रखेंगे, ये समूह में नहीं पूछेगा, ये पूछेगा तो अलग से ही पूछेगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ये बात को ध्यान रखेंगे कि अलग से ही पूछेगा। एक प्रश्न आपका और बनता है कि ये वाला स का उच्चारण स्थान क्या है? अगर इस वाले स का उच्चारण स्थान पूछे तो आप लोग क्या बताइएगा दोस्तों? तो तालव्य है। क्या है दोस्तों? तालव्य है। इस भी बात को याद रखें, कई बार पूछा है तो मैं इसको लेकर बता रहा हूं। आगे देखते हैं, अघोष वर्ण कौन सा होते हैं? आपको मैं हर बार बताता हूं, और जब भी मैं प्रैक्टिस सेट लाता हूं तो मैं आपको 1000 प्रश्न कराऊं या ना कराऊं, हर चैप्टर से एक प्रश्न लाता हूं। आपको पता है कि आपका एक होता है अघोष, याद रखेंगे, और एक होता है दोस्तों सघोष, याद रखेंगे। सघोष या इसी को बोलते हैं घोष। जो भी जैसे चीजें कहे आप उसको याद कर लीजिए। अब देखिएगा, मैंने यहाँ पे आपको वर्ण भी लिख कर दिखा दिया व्यंजन में। अब देखिएगा कैसे होता है ये अघोष सघोष का बंटवारा आखिर में कैसे करते हैं दोस्तों। आपको अगर ये चीज़ें मिले तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, याद रखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम इस तरीकों को देखने के लिए यहाँ पे हम वर्णमाला को लिखते हैं। यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे दोस्तों 4 और यहाँ पे दोस्तों 5। ठीक ना? तो 1 2 3 4 में इसको हम डिवाइड करेंगे। अब देखेंगे दोस्तों, मैं केवल आपको एक वर्ण बता दूंगा, तो आप वैसे एक वर्ण को पढ़ के आप चीज़ों को नहीं कर पाएंगे और चीज़ें आपके लिए अच्छा नहीं होगी और चीज़ें आपके लिए मददगार भी नहीं होगी। लेकिन जब आप इसको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, आप इसको अलग अलग चीज़ों में पढ़ेंगे, तो आपको चीज़ें क्या होगी दोस्तों? आसान हो जाएगी और आपको क्या होगा? इसको पढ़ने में मदद मिलेगी। तो आप जब इस चीज़ को इस एक तरीके से पढ़ेंगे तब आपको चीज़ें क्या होगी दोस्तों? समझ में आएंगी। ठीक है, अब आपको मैं आगे ले चलता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ। क्या दिखाएंगे दोस्तों? कि जैसे आपका क हो गया, यहाँ पे देखेंगे आपका क हो गया, ये 1 नंबर का वर्ण है। जो ख हो गया है 2 नंबर का वर्ण है। ग हो गया है 3 नंबर का वर्ण है। घ हो गया है 4 नंबर का वर्ण है। अंग आपका 5 नंबर का वर्ण है। अब देखिएगा, कहानी यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो अघोष का सूत्र होता है ना, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होते हैं वह आपके अघोष कहलाते हैं। और आपका 3 नंबर हो गया,
आपका 4 नंबर हो गया, आपका 5 नंबर हो गया, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ये आपके सघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपको यही बताना है दोस्तों, ये आपके सघोष कहलाते हैं। और इस किसको सघोष बोलेंगे, किसको अघोष बोलेंगे, इसी तरह आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अब इसको अगर आप भूल जा रहे हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, कठिन हो जाएगा। क्यों, कैसे कठिन होगा? आप देखेंगे कि आपसे पूछे कि क क्या है, ख क्या है, तो याद रखेंगे इस वर्ग का जो आपका पहला और दूसरा है ना, पहला और दूसरा है ना, याद रखेंगे। जैसे आपका अघोष पूछे, अघोष पूछे तो आप क्या बोलेंगे? क हो गया अघोष, ख हो गया अघोष, आपका च हो गया अघोष, छ हो गया अघोष, आपका ट हो गया, आपका ठ हो गया, आपका त हो गया, आपका थ हो गया, आपका प हो गया, आपका फ हो गया। याद रखिएगा, ये क्या हो गया? आपका अघोष हो गए। अघोष जो होता है 1 और 2 जो नंबर का वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अघोष बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे घोष की। तो जो बच रहा है, पहले में क्या बच रहा है? ग बच रहा, घ बच रहा, अंगा बच रहा। दूसरे में क्या बच रहा? ज बच रहा, झ बच रहा, इया बच रहा। और तीसरे में क्या बच रहा दोस्तों? आपका द बच रहा, ध बच रहा, न बच रहा। इसके बाद ब बच रहा, भ बच रहा, म बच रहा। ये आपके क्या है दोस्तों? ये आपके घोष हैं। क्या है? घोष हैं। तरीकों को आप देखेंगे। अब मैं आपको बता तो दिया ना कि अघोष का ये सूत्र होता है, सघोष का ये सूत्र होता है। लेकिन आप लोग एक और भी चीज को याद रखेंगे, जो अघोष होते हैं ना, इसके साथ साथ जो आपका ये स हो गया, जो ये स हो गया, और ये जो स हो गया, उसमें व्यंजन के तीनों स होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? तो इनको हम कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका अघोष। क्या बोलते हैं दोस्तों? अघोष बोलते हैं। इस तरह आप लोग इसको याद रखेंगे, अघोष। ये जो उसमें व्यंजन का तीनों स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको आप लोग कहीं भी लिखा हुआ मिले और पूछे तो इसको बोलते हैं अघोष। और इसी तरह जो आपका य हो गया, आपका र हो गया, आपका ल हो गया, आपका व हो गया, और जो आपका यहाँ पे एक ह हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं घोष, या इसी को बोलते हैं दोस्तों सघोष। अब देखिएगा, अगर आप लोग इसको 1 बाय 1 करके पढ़ लिए दोस्तों, तो समझिए आपका 1 नंबर पक्का है। हर बार घोष अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण और वर्णमाला से तमाम प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपका टाइम तो ले रहा हूं, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जब मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूं दोस्तों, तो चीज़ें आपके समझ में आती है। अगर मैं तेज़ चलूँ तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका समर्थन ही मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और मैं शुरू से ही कहता हूँ दोस्तों कि याद रखेंगे, ऐसी वीडियो आपको दूंगा दोस्तों कि आपको अलग से कोई चीज़ नहीं पढ़नी पड़ेगी। केवल आप वीडियो का प्रैक्टिस सेट देख लेंगे और आप लोग अधिक से अधिक बुकों का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे दोस्तों, तो आप एक अच्छा से अच्छा नंबर यूपी टेट में पा जाएंगे। और यहाँ से केवल आपका यूपी टेट नहीं तैयारी होगा, आपका सुपर टेट की तैयारी होगी। यूपी टेट को कभी ध्यान में रख के आप मत पढ़ाई करिएगा दोस्तों, क्योंकि यूपी टेट के तुरंत बाद आपका सुपर टेट टीचर वैकेंसी आएगी। इस बात के, इस ध्येय के साथ आप पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर एक ही माइंड में बना रहे कि हम किसी तरह यूपी टेट पास कर जाए, तो ये माइंड से आप निकाल लेंगे दोस्तों, याद रखेंगे। अब देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कहा है कि अघोष वर्ण कौन सा है, यही आपको बताना है। आप देखेंगे अघोष अ है कि आपका ज है कि आपका ह है कि आपका स है। आप देखेंगे इसमें अघोष, अघोष में तीनों स क्या होते हैं दोस्तों? अघोष कहलाते हैं। ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों? ये आपके अघोष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अघोष कहलाएंगे। ऐसे आप लोग इसको छाट लेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। यहाँ पे दोनों चीज़ों को हम कर लें, क्योंकि हमारा मन रहता तो हम बहुत सा प्रश्न लाकर और आपका उसमें अलग तरीके से बताते, लेकिन मेरा मन होता है कि मैं एक ही जगह पे दोनों को क्लियर करा दूँ। अल्प प्राण और एक होता है दोस्तों महाप्राण। महाप्राण तो जिसके उच्चारण में मुख से ज़्यादा हवा निकले तो उसको बोलते हैं महाप्राण, और जिसके उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसको बोलते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण का जो सूत्र होता है वह होता है 1, 3, 5, और महाप्राण का जो सूत्र होता है 2 और 4। और याद रखेंगे अल्प प्राण 1, 3, 5 के साथ साथ आपका जो अंत्यस्थ व्यंजन होता है ना, वही होते हैं अल्प प्राण। क्या होते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन। अगर आपको पता है ना कि अंत्यस्थ व्यंजन क्या क्या होते हैं, तो य हो गया, आपका र हो गया, आपका ल हो गया, आपका व हो गया। मतलब कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये आपके क्या हैं? तो अल्प प्राण। कहीं ना आपका आ जाएगा य र ल व, पूछेगा कि अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तुरंत आप कहेंगे कि बिना सोचे समझे ये अल्प प्राण है।
ठीक। अब देखिएगा महाप्राण में दूसरा चौथा जो हर वर्ग का व्यंजन होगा और उसके साथ आपका उष्मी व्यंजन क्या होगा दोस्तों, उसके साथ आपका उष्मी व्यंजन। और उष्मी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आपको पता है 100 हो गया, ए वाला 100 हो गया, ए वाला 100 हो गया और जो आपका हाथी वाला हो गया, इसी को उष्मी व्यंजन का नाम देते हैं। एक क्या है दोस्तों, तो एक कहीं भी आ जाए आप इसको तुरंत बोलिएगा कि ये महाप्राण है। ठीक है। अब देखेंगे आपको यहाँ पे बता दूँ, इसको 1 लिखें, इसको 2 लिखें, इसको 3 लिखें, इसको 4 लिखें, इसको 5 लिखें। ठीक ना। आपको यहाँ पे मैं बता ही दिया तो इसके बारे में तो आपको बातें ही नहीं करनी। ठीक। अब देखेंगे आपको स्पर्शी व्यंजन में ही इसको छांटना होता है। आपको पता है कि आपका जो य र ल व है ना, ये आपका क्या है, आपका अल्पप्राण है। और जो स है क्या है दोस्तों, ये महाप्राण है। तो इसमें तो आपको छांटना ही नहीं है, ये तो आपके संयुक्त व्यंजन है, इसके बारे में आपको छांटना नहीं है। आपको छांटना क्या है, स्पर्शी व्यंजन में। अब आपका स्पर्शी व्यंजन में क क्या है, क कितने नंबर पर आ रहा है दोस्तों, 1 नंबर पे। तो आपका क क्या होगा बताइए, तो क क्या होगा, आपका अल्पप्राण होगा। ठीक। आपका ख क्या है, आपका ख कितने नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर। 2 नंबर किसका हिस्सा है, 2 नंबर आपका महाप्राण का हिस्सा है। तो क्या होगा, ख क्या होगा, ख पूछे कि क्या है तो ख आप बताएंगे महाप्राण है। ठीक है। इसी तरह आप इसको छोड़ के अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और कहूँ कि थ क्या है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, याद रखेंगे। थ को अगर मैं पूछूँ कि अल्पप्राण है कि महाप्राण, अब देखेंगे थ कौन वर्ग का ये सदस्य है, तो ये त वर्ग का सदस्य है। और त के बाद थ आता है, दूसरा नंबर पर आता है। तो दूसरा नंबर पर आता है तो दूसरा नंबर का जो वर्ण होता है ना, वह क्या होता है, तो महाप्राण होता है। तो जो आपका थ होगा क्या होगा दोस्तों, महाप्राण होगा। इसी तरह आपको एक और प्रैक्टिस करा रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं 9 को ले रहा हूँ। अगर 9 पूछे कि 9 आपका अल्पप्राण है कि महाप्राण है तो दोस्तों आप 9 को क्या बताइएगा, याद रखेंगे। अब हम 9 को देखेंगे कि 9 जो है त वर्ग का समूह है और त वर्ग में 5वें नंबर पर आ रहा है। कितने नंबर पर आ रहा है दोस्तों, 5वें नंबर पे। और 5वें नंबर का वर्ण जो होता है ना, आपको पता है कितना क्या कहलाता है, तो अल्पप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, अल्पप्राण कहलाता है। तो मतलब 9 आपका क्या होगा, अल्पप्राण होगा। इसी तरह आप लोग चीज़ों को हल करेंगे। अगर मैं कह दूं कि आपका याद रखेंगे जो 5वां होता है ना, जैसे कि आप लोग देखेंगे अंग हो गया, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका अल्पप्राण होगा। यहाँ क्या होगा, तो आपका अल्पप्राण होगा। अड़ा क्या होगा, तो ये भी आपका अल्पप्राण होगा। और 9 क्या होगा, आपका अल्पप्राण होगा। और म क्या होगा, अल्पप्राण होगा। ये बातों को आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों एक बात आपको बता दूं, एक चीज़ आप लोग याद रखेगा, ये बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ मिला है कि जो आपका नासिक व्यंजन होते हैं ना, नासिक व्यंजन जो होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, नासिक व्यंजन को अल्पप्राण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्पप्राण। क्यों, क्योंकि हर वर्ग का 5वां वर्ण जो होता है वह नासिक व्यंजन कहलाता है और हर वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है वह क्या होता है दोस्तों, ये अल्पप्राण होता है। क्या होता है, अल्पप्राण होता है। ये चीज़ें आपको याद करना होगा, ये चीज़ें आपको देखना होगा। जब आप जो चीज़ें देखेंगे वो आपके लिए महान बन जाएगी और मज़ा आएगा आपको इसको करने में। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कहा है कि अल्पप्राण ध्वनियाँ कौन सी है, आपको पता है। क क्या है दोस्तों, तो क 1 नंबर पर आ रहा है तो ये अल्पप्राण होगा। ख क्या है, ख 2 नंबर पर आ रहा है तो ये तो महाप्राण हो जाएगा। तो महाप्राण हो जाएगा तो एक गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक पूछा क्या है, अल्पप्राण ही पूछा है। अब देखेंगे यहाँ पे जो च है, च कितने नंबर पर आ रहा है, 1 नंबर पर आ रहा है। अब जो आपका कितने नंबर पर आ रहा है, 3 नंबर पर आ रहा है। यहाँ आपका कितने नंबर पर आ रहा है, 5 नंबर पर आ रहा है। मतलब 1, 3, 5 क्या होते हैं, ये अल्पप्राण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर इसी तरह आप लोग देखेंगे तो कितने नंबर पर आता है दोस्तों, 1 नंबर पर आता है। थ कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है। तो मतलब तो आपका अल्पप्राण, थ आपका महाप्राण और या इसके बाद 9 क्या हो गया, आपका अल्पप्राण हो गया। तो इसमें एक महाप्राण हो गया तो ये तो होगा नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर इसको देखेंगे, चेक करेंगे तो देखिए ट कितने नंबर पर आ रहा है दोस्तों, 1 नंबर पे। ठ आपका कितने नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पे। अड़ा आपका कितने नंबर पर आ रहा है, 5 नंबर पे। तो ये आपका क्या होगा, 2 नंबर पे आ रहा है तो ये अल्पप्राण नहीं, इसमें ठ आपका महाप्राण होगा। और पूछा क्या है, अल्पप्राण, तो अल्पप्राण ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस तरह चीज़ों को हम लोग याद करते हैं, जो भी चीज़ें पूछे आप इसको याद करेंगे। अब इसी प्रश्न को 10 प्रश्न हम बना के आपको बताऊं तो क्या मतलब है, आप एक ही जगह चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो माइंड में आपकी चीज़ें सेट होगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे कि आप वीडियो को लाइक करके अपना मुझे प्यार दुलार दीजिए, जैसा हर वीडियो में आप देते हैं। और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार के और सदस्यों को जोड़ने के लिए आप वीडियो को लोगों को शेयर करिए और बताइए कि एक ऐसा चैनल है दोस्तों कि जो आपको फ्री ऑफ कास्ट बहुत चीज़ें विस्तार से बताता है। और याद रखेंगे दोस्तों, बहुत से ऐसे प्यारे साथी हैं जो कहते हैं हर विषय की वीडियो बनाइए सर, टाइम के अभाव में वीडियो नहीं बन पाती है। लेकिन आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं दोस्तों कि आपको हर टॉपिक पे वीडियो पूरा डिस्कशन के साथ आसान से आसान भाषा में हम आपको देंगे, इस बात को याद रखेंगे।
आगे देखते हैं आपका ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। याद रखेंगे, ज़्यादा चीज़ों को हम कंसेशन करते हैं तो चीज़ें आपके लिए क्या हो जाती है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। आपका ओ को आप कैसे बोलिएगा, और आपका औ इसको भी बोलिएगा। कहीं भी आपको जब चीज़ें आ जाए दोस्तों ना, अगर आप भाइयों या बहनों अगर आपको नहीं पता है कि इसको कैसे हल करेंगे तो आप इसको क्या करिएगा, देखिएगा ओ औ इसका जो उच्चारण स्थान है ना वो कंठ से हो रहा है। जैसे आपका क होता था ना उसी तरह ये भी हो रहा है। इस बात को थोड़ा याद रखेंगे। ओ औ इसका मतलब देखिएगा कंठ से हो रहा है, लेकिन इसके उच्चारण में कंठ का प्रयोग तो हुआ ही हुआ है, लेकिन याद रखेंगे इसको बोलने में आपकी जो मुंह का जो ओष्ठ है ना दोस्तों, याद रखेंगे आपका ओष्ठ है ना, दोनों ओष्ठ गोल हो रहे हैं। याद रखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, अगर केवल कंठ रहता तब हम उसको कहते कि चलो भैया कंठ है। कंठ तो इसमें हुआ ही नहीं, याद रखेंगे। और इसमें क्या है दोस्तों, इसमें तो कंठ आपका हुआ नहीं, बस कंठ रहता तब तो हम कंठ को मारते। इसमें कंठ नहीं है, इसमें दंतोष्ठ है तो दंतोष्ठ होगा नहीं। याद रखेंगे तालव्य भी आपका होगा नहीं, मूर्धन्य होगा नहीं, तो इसमें कंठ से भी इसकी उत्पत्ति हो रही है और इसको उत्पत्ति में आपका ओष्ठ भी प्रयोग में लाए जा रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इससे हम लोग कंठ ओष्ठ व्यंजन बोलेंगे, स्वर बोलेंगे। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो स्वर कितने होते हैं दोस्तों, तो स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, और इसके बाद आपका आता है दीर्घ स्वर, और एक आता है आपका प्लुप्त स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आपको पता है, इस बात को याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, अयोगवाह, तो याद रखेंगे जो आपके अनुस्वार और विसर्ग के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। एक आपका अनुस्वार हो गया और एक आपका क्या हो गया दोस्तों, विसर्ग हो गया। क्या हो गया, विसर्ग हो गया। विसर्ग का जो चिन्ह होता है ना ऐसे होता है, और जो अनुस्वार का चिन्ह होता है वो ऐसे होता है। ये चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब आपको मैं अगर बताऊं, आपसे कई बार ये प्रश्न बन जाता है कि मूल स्वर किसे कहते हैं। मैं बहुत बार पढ़ाते हुए शब्दों को बता रहा हूं। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। मूल स्वर को ही क्या बोलते हैं, तो हर्ष स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्ष स्वर बोलते हैं। जैसे आपका अ हो गया, छोटी ई हो गया, आपका ऊ हो गया, छोटा ऊ हो गया, और ऋषि वाला री हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, मूल स्वर बोलते हैं या हर्ष स्वर बोलते हैं। अगर आपसे कहीं कहे दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। और आपको पता होना चाहिए कि जो दीर्घ स्वर होते हैं, आपका आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए नक वाला ए, आपका ओ, आपका औ हो गया। ये आपके 7 क्या है दोस्तों, दीर्घ स्वर हैं। इसको आप याद रखते रहेंगे। आगे देखते हैं कि अनुस्वार किसका कार्य करता है। यही आपको बताना है कि जो आपके अनुस्वार होते हैं वो किसका कार्य करते हैं। तो याद रखेंगे अनुस्वार आपके नासिक व्यंजन का कार्य करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचम वर्ण का कार्य करते हैं। अनुस्वार क्या करता है दोस्तों, तो ये पंचम वर्ण का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके उच्चारण में जो हवा होती है वो नाक से निकलती है, इसी को हम लोग बोलते हैं अनुस्वार और विसर्ग। ये याद रखेंगे। तो विसर्ग नहीं बोलेंगे दोस्तों, इसको अनुस्वार ही हम बोले तो ठीक है। अनुस्वार जो होते हैं ना, किसका कार्य करते हैं, हर वर्ग के जो 5वां वर्ड होता है ना उसका कार्य करता है, पंचम वर्ड का। जैसे आप लोग को बताया ना कि अंग हो गया, इया हो गया, अड़ हो गया, न हो गया और म हो गया। यही जो होते हैं ना अनुस्वार का कार्य होता है। जैसे अनुस्वार होते हैं, इसका उच्चारण करते हैं तो जो हवा नाक से निकलते हैं, उसी तरह जो नासिक व्यंजन होते हैं ना, जो 5वां वर्ड होता है ना, इसका भी उच्चारण करते समय हवाएं कहाँ से निकलती है दोस्तों, नाक से निकलती है। तो ये अनुस्वार किसका कार्य करता है, तो पंचम वर्ड का कार्य करता है। आगे देखते हैं अल्प विराम का चिन्ह क्या होगा। यहीं पे आपको मैं बार बार चीजें को न बताते हुए यहीं पे बता दूं, जो विराम चिन्ह है ना, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अल्प विराम का जो चिन्ह होता है ना वह ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहीं पे सबसे ज्यादा जो पूछता है ना, अर्ध विराम। ये क्या है दोस्तों, तो ये आपका अर्ध विराम है। अर्ध विराम आपको पता है, याद रखेंगे दोस्तों, अल्प विराम और अर्ध विराम में लोगों को दिक्कत होती है, और यही जो सबसे ज्यादा पूछता भी है। तो याद रखेंगे, सबको पता है कि एक तो ऐसे होता है और एक जो होता है वो ऐसे होता है। अब कौन अल्प विराम है और कौन आपका अर्ध विराम है, दोनों चीजों को ध्यान देना है। देखिएगा, अगर आपको पता है ना कि ए
जैसे ऐसे ऐसे डाट डाट रेखा किया जाता है तो इसको कहते हैं कि आधा कटा है ना, ऐसे शब्द बोलते हैं ना दोस्तों। तो इसको अर्ध, अर्ध मतलब आधा, तो याद रखेंगे आधा खाली हो और इनके इनके बीच में आधा खाली है, ऐसे आप लोग याद रखेंगे। जब बीच में खाली हो तो इसको क्या बोलेंगे, अर्ध बोलेंगे। और याद रखेंगे आधा कटा कटा है बीच में तो इसको अर्ध विराम बोलेंगे। और याद रखेंगे जहाँ पे ए लिखा होता है ना उसको हम अल्प विराम बोलते हैं, ऐसे लगा होता है इसको हम लोग अल्प विराम बोलते हैं। तो अल्प विराम क्या होगा, ए होगा। अर्ध विराम क्या होगा, तो ऐसा इसका चिन्ह होता है। और इसका चिन्ह क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम। जब कोई भी बात पूर्ण हो जाए तो वहाँ पे इसको लगाते हैं और इसका नाम होता है पूर्ण विराम। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अगर इसको आपको पूछे तो इसको बोलते हैं विस्मय सूचक शब्द। याद रखेंगे, विस्मय सूचक शब्द नहीं दोस्तों, शब्द के पीछे जब लग जाता है तब हम विस्मय सूचक शब्द बोलते हैं। इसको बोलेंगे विस्मय वाचक चिन्ह। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं विस्मय वाचक चिन्ह का ए जो होता है सिंबल होता है। अब देखिएगा 1 बाय 1 करके चीज़ों को हम थोड़ा देख लें। यहाँ पे मैं स्लाइड के माध्यम से आपको लिया हूँ। पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है कैसा होता है, तो खड़ी पाई होता है, इसको बोलते हैं क्या दोस्तों, पूर्ण विराम। अल्प विराम जो होता है आपको बताया ना, अल्प विराम में केवल एक ऐसे होता है और अर्ध विराम में बीच में खाली होता है और नीचे भी ऐसे होता है। आपको पता है प्रश्नवाचक कब कहाँ क्यों कैसे जैसे प्रश्न पूछे वहाँ पर हम इसको ऐसे लगाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, ये इसका चिन्ह जो होता है वो ऐसे होता है। आपको पता है विस्मय सूचक ये जो चिन्ह होता है वह ऐसे खड़ी पाई करके नीचे एक डाट बिंदु लगा देते हैं। योजक विभाजक चिन्ह जो होता है, जो द्वंद्व समास में इसका प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह जो बीच में ऐसे लगता है, जैसे कि आपका भाई बहन के बीच में ऐसे लिखा जाता है ना कि भाई और बहन, बीच में ऐसे लगा देते हैं। आपका लिखा जाता है रात और बीच में ऐसे लगा देते हैं दिन, तो यह बीच में योजक चिन्ह लगता है, याद रखेंगे। निर्देशक डैश भी का चिन्ह जो होता है वो ऐसे होता है। उद्धरण चिन्ह का जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है। जो विवरण चिन्ह होता है वो ऐसे होता है। आपका हंस पद जिसको बोलते हैं त्रुटि, जहाँ कहीं भी त्रुटि की बात आ जाए वहाँ पे ऐसे लगाकर और वहाँ पे हम चीज़ों को लिख देते हैं। तो इसी को बोलते हैं, जब किसी वाक्य को लिखते समय कोई वाक्य छूट जाए तो वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। जो त्रुटि का चिन्ह पूछता है हंस पद इसे बोलते हैं, इसका चिन्ह जो होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। लाघव चिन्ह जो होता है उसका चिन्ह ऐसे होता है। आपको पूछेगा कि लाघव क्या होता है, जैसे आप लोग को पता है ना कि ऐसे लिखते हैं डॉक्टर, तो पूरा ऐसे डॉक्टर लिखते हैं ना दोस्तों, आपका कहीं कहीं ऐसे लगा के और यहाँ पे जीरो ऐसे कर देता है तो आप डॉक्टर कर लेते हैं, ठीक है। आपको ऐसे लिख देगा कि चीज़ों को ध्यान रखेंगे। कोई आपको लिख देगा कि जैसे मान लो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, आपको समझ में आ जाए। जैसे आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश, आपका एक प्रदेश है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, आप बहुत जगह इसको ऐसे लिख देगा उत्तर प्रदेश शॉर्टकट में, याद रखेंगे। तो लाघव चिन्ह यही, जो लाघव चिन्ह होते हैं वह यही होते हैं, कहीं भी ऐसे लगा देकर दोस्तों तो यही क्या होता है, लाघव होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, आपको अगर विवरण चिन्ह के बारे में बात करें तो आप कोई परिभाषा लिखते हैं ना तो वहाँ पे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर देते हैं तो ये विवरण चिन्ह कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं सुशिक्षित में उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग जब पढ़ाए थे तो आपको बताया तो उपसर्ग जो होते हैं वह किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। कहाँ लगते हैं दोस्तों, तो उपसर्ग उसके आगे लगते हैं कोई मूल शब्द के। किसके दोस्तों, तो मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल दे, उसी को हम बोलते हैं उपसर्ग। जैसे आप देखेंगे सुशिक्षित, तो याद रखेंगे जब इसको तोड़ेंगे तो सुधन के शिक्षित में टूटेगा और इसमें आपका उपसर्ग क्या होगा दोस्तों, तो इसमें उपसर्ग आपका सु होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको मैं बहुत सी चीजें बता दूं, जैसे आप लोग देखेंगे अत्याचार, ठीक ना, अत्याचार में आपका विलोम पूछ रहे हैं दोस्तों। अत्याचार में आपका उपसर्ग क्या होगा, तो इसमें जो उपसर्ग होगा वो अति होगा। आगे क्या लगेगा दोस्तों, अति लगेगा, इस बात को याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे इसी तरह अधिकार, आप बताते रहेंगे दोस्तों, ध्यान देते रहेंगे मन में, तो अधिकार में जो आपका उपसर्ग होगा वह क्या होगा, अधि होगा। क्या होगा, अधि होगा। आगे देखते हैं अपमान में जो उपसर्ग क्या होगा, तो याद रखेंगे इसमें आपका अप होगा। कैसे इसका हम पता लगाते हैं, अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं उपसर्ग का पता लगाना तो मैं तो बताया हूँ, आप वीडियो हमारी जाइए वॉच कीजिए, वहाँ पे आपको सीख जाएंगे। अगर आप लोग वीडियो को चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप केवल लिंक पे आप टच करिएगा, आपको प्लेलिस्ट खुल जाएगी, चाहे वो हिंदी की हो, पर्यावरण अध्ययन की हो, और चाहे आपका जो भी हो, हिंदी हो, पर्यावरण अध्ययन हो, और इसके बाद आपका CDP बाल विकास हो, तो ये सभी की आपको प्लेलिस्ट बनकर तैयार है जो आपको खुल जाएगी, वहाँ से आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब देखेंगे इसको कैसे करते हैं, तो ये टूटेगा अपधन के मान में। और मान क्या है दोस्तों, तो ये मूल शब्द है और मूल शब्द में आपका उपसर्ग लगा है क्या, अप, और अप लगकर इसके अर्थ को बदल दिया है और इसमें क्या होगा, तो अप होगा। इसी तरह हम इस चीज़ों को निकालते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे आप लोगों को बता दूं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे एक शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं विज्ञान,
और एक शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं विवाद, ठीक ना, दोनों याद रख लेंगे। तो जैसे कि विवाद में वि धन के वाद में टूटेगा और वि धन के ज्ञान में टूटेगा। आप लोग पढ़ते हैं ना, विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं, किसी वस्तु के विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं। तो वि धन के ज्ञान में टूटेगा, ये याद रखेंगे। जो आगे लगता है इसी को बोलते हैं उपसर्ग, और इसका उपसर्ग क्या होगा दोस्तों, तो वि होगा, याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो परिधन क्रमा में टूटेगा ये, तो याद रखेंगे जो परिधन कर्मा में टूटता है तो इसमें क्या होगा दोस्तों, परि होगा, परि उपसर्ग होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि उपयोग में क्या होगा, तो उपधन के योग में टूटेगा और इसमें कौन सा उपसर्ग लगेगा, तो उप लगेगा। इसी तरह आपसे कोई पूछे कि प्रतिकूल, याद रखेंगे प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग होगा, तो याद रखेंगे प्रतिधन के कुल में टूटेगा। और कुल क्या है, मूल शब्द है, और मूल शब्द के आगे जो लगा है यही का उपसर्ग है, और इसमें क्या उपसर्ग होगा, तो प्रति होगा। इसी तरह आप लोग चीज़ों को याद करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि वीडियो को आप लाइक करिएगा। और वीडियो को हम थोड़ा तेज़ी से बढ़ाएंगे क्योंकि 60 प्रश्नों को हल करने में दोस्तों 2 घंटे लग जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा होगा, तो आपको पता है अधिकारी में अधि उपसर्ग होगा। आपका क्या होगा, अधि उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये आपका प्रत्यय आ गया, और प्रत्यय याद रखेंगे धड़ धन आक में टूटेगा, इसी को धड़ाक बोलते हैं। और इसमें क्या लगेगा दोस्तों, तो अंत में क्या लगा है, तो आक में, याद रखें। जब इस चीज़ों को ध्यान से देखें तो इसमें क्या लगा है, आक लगा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसी के बारे में थोड़ा और भी हम बात करें तो एक शब्द है जो बहुत बार पूछता है, खिलौना। खिलौना, खिलौना में क्या आपका प्रत्यय होगा, आप कैसे बताइएगा। अगर इसको देखना है तो आप लोग इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे, संधि विच्छेद तरीका से करेंगे। तो जब इसका आप लोग इसको तोड़ेंगे ना, तो खेल धन के आपका औना में टूटेगा। किस में टूटेगा दोस्तों, औना में। और जो पीछे लगता है ना उसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। जो आगे लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। इसमें क्या प्रत्यय होगा, तो औना होगा। इसी तरह देखिएगा, आपका सजावट, एक शब्द है जिसका नाम है सजावट। अगर सजावट में आपका पूछे कि क्या प्रत्यय है, तो जब इसको तोड़ेंगे तो ये सज धन के आवट में टूटेगा। तो इसमें क्या प्रत्यय होगा, बाद में जो लगा है मूल शब्द आपका सज हो जाएगा, और इसी के बाद में लगा है आवट, यही क्या होगा दोस्तों, ये आपका प्रत्यय होगा, ठीक ना। अगर आपसे कहीं कहे कि पठनीय, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछता है। जो जितना मैं लेकर आता हूँ आपके लिए अलग से चीज़ें दोस्तों, वह चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, इसलिए मैं उस चीज़ को लाता हूँ, क्योंकि उसका प्रैक्टिस आप करेंगे तो उससे आपका अनुभव और जगेगा। तो पठनी को अगर तोड़ेंगे दोस्तों तो पठ धन के अनी में टूटेगा, पठ धन के अनी में टूटेगा, याद रखेंगे। और पठनी में कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसमें आपका अनी प्रत्यय होगा, लास्ट का जो लगता है, याद रखेंगे। आपसे मैं यहीं पे कह दूं कि सुंदरता, क्या याद रखिएगा। अब चीज़ें तो आप भी बताइए दोस्तों कि सुंदरता में क्या होगा, तो सुंदर धन के ता में टूटता है। ये किस में टूटता है दोस्तों, तो ये टूटेगा आपका सुंदर धन के ता में, और इसका जो आपका प्रत्यय होगा वह ता प्रत्यय होगा, ठीक ना। आपको ऐसे चीज़ें याद रखना होगा। अगर आपको मैं कह दूं कि बचपन, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसमें गलती करेंगे। तो बचपन में क्या है दोस्तों, आपको पता है बचपन में क्या प्रत्यय लगा है, तो इसमें आपका पन प्रत्यय लगा है, याद रखेंगे। आपका बोल दे कि घबराहट, या आपको बोल दे मुस्कुराहट, याद रखेंगे, क्या बोल दे दोस्तों, तो मुस्कुराहट। तो इसमें कौन सा आपका प्रत्यय लगा है, तो इसमें आपका आहट लगा है, याद रखेंगे। घबराहट में क्या प्रत्यय लगेगा, तो इसमें आहट लगेगा। मुस्कुराहट में क्या प्रत्यय लगेगा, तो इसमें भी आपका आहट प्रत्यय लगेगा। इसको आप याद रखेंगे। आपसे मैं अगर पूछूं, याद रखेंगे, आप ही देखेंगे एक शब्द है जिसका नाम है ईमानदार। चलिए, अगर ईमानदार लिख दिया तो मैं एक और ले रहा हूँ, क्या लूँ, जैसे मान लीजिए दुकानदार, याद रखेंगे दुकानदार। तो इस याद रखेंगे ईमान में भी दार जुड़ा है और दुकान में भी दार जुड़ा है। तो ईमानदार में या दुकानदार में आपका कौन सा प्रत्यय होगा, अगर इसको ध्यान दीजिएगा तो आपका इसमें दार प्रत्यय लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, तो इसमें आपका दार प्रत्यय लगेगा। इसी तरह चीज़ों को याद रखेंगे दोस्तों। कितना बताऊँ, यहाँ पर एक बात और बता दे रहा हूँ, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कहीं भी कोई शब्द लिखे और इसको ऐसे करके ऊपर ए वाला भाव लगा दे, अंग वाला मात्रा, जो कि आप लोग अंग नहीं पढ़ते ऐसे, तो संगम, तो याद रखेंगे जो ये चीज़ें हैं ना, इसका जब आप लोग तोड़िएगा
तोड़िएगा, जहाँ कहीं भी किसी शब्द के ऊपर ऐसे बिंदी लगे हुई मिले तो याद रखेंगे इसका भाव जब तोड़ेंगे तो आपका किस में टूटेगा। जब ये प्रत्यय, हम प्रत्यय की बात बता रहे हैं, ये आपका उपसर्ग की बात बता रहे हैं, प्रत्यय की बात नहीं बता रहे हैं। जैसे आप लोग बताएंगे संगम में कौन सा उपसर्ग होगा, तो सम होगा, याद रखेंगे, और आधा में मिलेगा। इसी तरह आपसे पूछेगा ऐसे संतोष लिख देता है और संतोष में कौन सा उपसर्ग होगा, तो इसमें आपका सम होगा, ये बात याद रखेंगे। जैसे आपका संकल्प, याद रखेंगे, इसमें भी कौन सा उपसर्ग होगा, तो ऊपर जब यहाँ पे आपका ये वाला बिंदु लग जाता है तो इसका म के भाव में निकालते हैं, सम के भाव में, ये बात को याद रखेंगे। ये इसमें आपको बताना उचित नहीं था क्योंकि ये उपसर्ग है और यहाँ पे प्रत्यय है, तो यहाँ पे मैं इसको याद आ गया तो इस चीज़ों को बता दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त के लिए सही विकल्प चुनिए और याद रखेंगे प्रत्यय है, प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनना है। यहाँ पे आपका मिस टाइपिंग है प्रत्यय, तो याद रखेंगे मच्छरदानी में आपका कौन सा प्रत्यय होगा, तो दानी प्रत्यय होगा, मच्छर में दानी जुड़ा है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लास्ट में आपका दानी ही मिल रहा है। पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है, याद रखेंगे। अब इसमें आपका संज्ञा पूछा है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है अर्थ के आधार पर, ये बात याद रखेंगे। और व्युत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो 3 प्रकार की होती है, ये भी बात याद रखेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की और याद रखेंगे अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की। सबसे ज़्यादा अर्थ के ही के आधार पर पूछता है तो आप 5 ही याद रखेंगे, 3 को कम ध्यान रखेंगे। अगर आपको व्युत्पत्ति शब्द बोले तब आप 3 को सही मानेंगे। आगे देखते हैं, पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है, तो व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि भाववाचक है कि द्रववाचक है। अब देखिएगा मैं 1 बाय 1 आपको चीज़ें बता दूं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है ना कि जहां कहीं भी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम ले ले, ठीक ना। जैसे किसी प्रदेश का नाम ले ले उत्तर प्रदेश, तो इसमें क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसके एक चीज़ों को आपको बता दूं, जैसे आपसे बोल दे कि राम में क्या होगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आपसे कह दे गंगा में क्या होगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, याद रखेंगे। अब यही देखिएगा, नदी, नदी की बात कह दे तो नदी क्या होगा, आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आपको जैसे बोल दे पहाड़, पहाड़ क्या होगा, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, याद रखेंगे। जैसे आपका बोल दे लड़का, लड़का, तो लड़का में बहुत लोग तो आ जाएंगे ना, तो लड़का आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह भावना की बात करें दोस्तों, जैसे आपका दुख हो गया, जैसे आपका खुशी हो गया, जैसे आपका मित्रता हो गया, आपका जैसे मिठास हो गया, जहाँ पे भावना व्यक्त की जाए, जहाँ पे अपने भावों को व्यक्त की जाए, भावनाओं को व्यक्त किया जाए, वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होती है। और याद रखेंगे जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है ना, जैसे आपका पानी हो गया, द्रव क्या होते हैं, जो स्थान गिरते हैं तथा जिसमें भार होता है, आप विज्ञान में पढ़े हैं ना। तो जैसे आपका पानी क्या हो गया, द्रव्य हो जाएगा। आपका जैसे लोहा क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका द्रव्य हो जाएगा। जैसे आपका क्या हो जाएगा, और आपका घी क्या हो जाएगा, तो ये आपका द्रव्य हो जाएगा। सोना क्या हो जाएगा, द्रव्य हो जाएगा। चांदी क्या हो जाएगा, तो ये द्रव्य हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक। याद रखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा में जो इसके पदार्थ होते हैं ना, इसको गिना नहीं जाता है, ये इसका इंपॉर्टेंट तरीका, गिना नहीं जाता है। इसको क्या करते हैं दोस्तों, इसका माप तोल करते हैं, इसको नापते जोखते हैं, ऐसे आप याद रखेंगे। इसको पहचानने का एक तरीका है, इसको आप याद रखेंगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रववाचक, और एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं समूहवाचक। क्यों उसको छोड़ें, उसको भी कवर कर ले रहे हैं। क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं समूहवाचक। तो जो समूहवाचक चीज़ें होती है ना, वो कोई चीज़ें समूह में होती है, झुंड में होती है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि सेना क्या है, तो सेना आपका समूह में है, तो समूहवाचक होगा। कक्षा क्या है, बहुत से अधिक बच्चे कक्षा में हैं, तो ये कक्षा भी क्या होगा, समूहवाचक होगा। जैसे आपका झुंड क्या होगा, तो ये आपका समूहवाचक होगा। क्या होगा दोस्तों, समूहवाचक होगा। आपका सभा क्या होगा, तो समूहवाचक होगा। जैसे गुच्छा की बात बोले तो ये भी क्या होगा, समूहवाचक, क्योंकि गुच्छा में जैसे अंगूर होता है, ये गुच्छे में होते हैं, समूह में होते हैं, तो इसमें समूहवाचक होगा। अब चलिए हम प्रश्न पर आ जाते हैं। पशु चर रहे हैं, तो पशु क्या है, ये व्यक्ति का नाम है या किसी एक ही पशु का नाम कह रहा है दोस्तों, नहीं, पशु चर रहे हैं, तो ये पशु जाति का बोध करा रहा है, पशुओं के जाति का बोध करा रहा है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, जो पशु चर रहे हैं ना, तो याद रखेंगे इसमें क्या होगा, आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान तरीके से समझेंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। आप देखिए कहाँ पे भावना व्यक्त की जा रही है, आपको पता करना है दोस्तों, याद रखिए। इसलिए मैं चीज़ों को 1 बाय 1 बताऊं। यहाँ पे भारत, ये किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम है, तो नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम ले ले, किसी का नाम लेकर कहे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। केहू का नाम ले ले, केहू ने गाँव का नाम ले ले, कोनो जिला का नाम ले ले, ठीक ना, कोनो स्थान का नाम ले ले, कोनो प्रधानमंत्री
का नाम लेकर कहे, नाम की बात कर रहा हूँ दोस्तों, नाम की, अगर गंगा का नाम ले ले, जमुना का, नदियों का नाम ले ले ना, नदी की बात नहीं कर रहा हूँ, नाम की बात कर रहा हूँ। जब किसी का नाम लेकर बोले, डीपली नाम याद रखेंगे दोस्तों। ताजमहल, ताजमहल भी एक ही महल का नाम है, तो इसमें भी क्या होगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जब विशेष रूप से एक की बात कीजिए तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आगे देखते हैं लड़का, लड़का क्या होगा, तो इसमें बहुत हो गए ना, लड़का आपका क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। तो बहुत से लड़कों के जाति का बोध करा रहा है। यहाँ पे देखेंगे जो पेड़ होता है ना, पेड़ भी बहुत से पेड़ होते हैं, पेड़ों की जाति का बोध कराता है, तो ये क्या होगा, ये जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन मित्रता, आप लोग पढ़ते आए हैं कि हमने मित्रता की भावना व्यक्त की, तो भावना का मतलब भाव से है, और मित्रता का भाव व्यक्त करना मतलब इसमें भाववाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक है, यही बताना है। राम, ये देखेंगे किसी व्यक्ति का नाम है तो ये आपका हो जाएगा। रामचरितमानस एक विशेष पुस्तक का नाम है, एक ही पुस्तक का नाम रामचरितमानस है, याद रखेंगे। केवल आप उसका अलग अलग छपाई कर लीजिए, लेकिन एक ही पुस्तक को रामचरितमानस, चाहे वो कहीं भी हो तो उसको रामचरितमानस के नाम से ही डिनोट करेंगे। नदी का बात नहीं कहा है, गंगा का बात कहा है, गंगा एक ही नदी है, याद रखेंगे। तो जहाँ कहीं भी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बात करें, वहाँ पे होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक है, याद रखेंगे। जो जिसमें भार हो और जो स्थान घेरे, इसी को आप लोग द्रव्य पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। और याद रखेंगे इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, याद रखें। इसका सबसे बढ़िया ट्रिक होता है कि जिसको हम गिन ना सकें, इसको क्या करते हैं दोस्तों, तो इसको केवल माप और तौल की जाती है। इसकी क्या की जाती है, तो माप और तौल की जाती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ों को याद करना होगा। तो इसमें याद रखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होगा, तो याद रखेंगे खटाई, खटाई होगा कि मिठाई होगा कि दूध होगा कि ठंड होगा। ठंड लगती है किसी को तो वो अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, आप बोलता है कि ठंड लग रही है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा होगा। मिठाई, मिठाई में आपका द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होगा, इसमें भी भाववाचक संज्ञा ही होगा। मैं आपको अभी बताया हूँ कि आपका मिठास हो गया, मित्रता हो गया, दुख हो गया, खुशी हो गया, इस सब में क्या होते हैं, तो भाववाचक संज्ञा होते हैं। खटाई में भी आपका भाववाचक संज्ञा होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होगा, तो दूध में होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अनुसार सही होगा। जो ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं जैसे आप लोग देखेंगे, ठीक है। पानी हो गया, घी हो गया, लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक ना, आपका ऑक्सीजन हो गया, सब क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। जो स्थान गिरे जिसमें भार हो उसको द्रव्य बोलते हैं, और इससे रिलेटिव जो चीज़ें आए वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, 18 नंबर की बात कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपको पता है नदी, नदी आपका समूहवाचक है नहीं दोस्तों, नदी क्या है, आपका जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय, हिमालय क्या होगा, एक स्थान व्यक्ति वस्तु का नाम है, तो हिमालय आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। दूध क्या है, तो दूध आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। सेना क्या होगा, तो सेना एक से अधिक सैनिकों की बात कर रहा है, समूह में लोग रह रहे हैं, तो जब समूह में लोग रह रहे हैं तो इसमें क्या होगा, यही आपका समूहवाचक होगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है, बहुवचन है, एक वचन है, द्विवचन है, त्रिवचन है। पुस्तक रखी है, एक पुस्तक की बात कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, एक पुस्तक की बात कर रहा है, तो याद रखेंगे पुस्तक रखी है मतलब इसमें एक वचन होगा। अगर यही कहा था पुस्तकें रखी हैं, ऐसे कहा था दोस्तों पुस्तकें रखी हैं, तो वहाँ पे बहुत सी पुस्तक रखी हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एक वचन होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसी चीज़ों को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, शिक्षक का बहुवचन क्या होगा, बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे आप बताएंगे शिक्षक का बहुवचन क्या होगा। शिक्षिका होगा, क्या आपका शिक्षकों होगा, कि शिक्षिकाएं होगा, कि शिक्षणगण होगा, याद रखेंगे। बहुत से ऐसे लोग होंगे ना कि जो शिक्षक का बहुवचन होता है ना, वह इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग होंगे ना कि क्यों बी को मैंने सही किया, क्यों ना मैं डी को कर दूं। याद रखेंगे दोस्तों, थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, ये शिक्षक गण नहीं लिखा है, ये शिक्षण गण लिखा है, याद रखेंगे। बहुत लोग होंगे जो ध्यान से नहीं देखते हैं, और याद रखेंगे परीक्षा में भ्रम करने के लिए ना यही चीज़ें निकाली जाती है। वह आपको शिक्षक, याद रखेंगे शिक्षक का बहुवचन शिक्षक गण होता है, याद रखेंगे शिक्षक गण होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है, शिक्षण गण है, शिक्षक गण नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखेंगे, जैसे आप लोग आगे चलेंगे तो अगला प्रश्न आप देखेंगे, किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, ऐसा बताना है। वधु का होता है,
याद रखेंगे। यहाँ पे दिया दोस्तों वधु का होता है कि प्राण का होता है कि घोड़ा का होता है कि लड़का का होता है। सदैव उसका प्रयोग बहुवचन में हो तो याद रखेंगे प्राण का प्रयोग जहाँ भी कहीं होता है बहुवचन में होता है। आपको ये भी याद रखेंगे आंसू, आंसू का कहीं भी प्रयोग होता है तो बहुवचन में होता है, याद रखेंगे। आपका दर्शन, दर्शन का जहाँ भी कहीं प्रयोग हो तो बहुवचन होता है। दर्शन का भी शुद्ध रूप याद कर लेंगे, आंसू भी शुद्ध रूप में ऐसे लिखा जाता है, बन भी जाता है। आपका प्राण, प्राण को आपको बता ही दिया इसका बहुवचन होता है, याद रखेंगे। हर जगह लोग, लोग कहीं शब्द लिखा हुआ मिल जाए तो यह शब्द ही बहुवचन है। आपका बाल, बाल प्रत्येक जगह बहुवचन में ही आता है। आपका समाचार, समाचार अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो ये भी बहुवचन में ही मिलता है हमेशा, याद रखेंगे। आपका एक शब्द है होश, ये भी आपका बहुवचन में ही आता है। और दाम, दाम भी आपका बहुवचन में आता है। आप कहेंगे कैसे आप कहते चले जा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, याद रखेंगे। जैसे दाम हो गया ना, आप कहेंगे दाम, तो एक वस्तु के बहुत से दाम होते हैं तो इसलिए जो दाम होते हैं ना वह बहुवचन में आएगा। समाचार, एक कहानी को या एक न्यूज को रखकर समाचार नहीं लिखा जाता, वहाँ पे बहुत से न्यूज होते हैं तो ये सदैव बहुवचन में ही मिलता है। बाल, एक बाल की बात कभी नहीं कही जाती, यह बाल जो शब्द है यह बहुवचन में आता है। लोग, लोग शब्द ही बहुवचन का ये रूप है। प्राण, ये भी बहुवचन का रूप है। दर्शन, दर्शन भी बहुवचन का रूप है, इस बात को याद रखेंगे। आंसू भी क्या दोस्तों, ये बहुवचन का रूप है, इसको आप याद रख लेंगे क्योंकि आपका प्राण और दर्शन दो चीज़ आप याद रखेंगे। प्राण और दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। बहुत जगह चीज़ें लिखी हुई हमको मिली है या मैं इसको पढ़ा, बहुत बार पढ़ा हूँ तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। आगे देखते हैं किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। यही आपको बताना है कि कौन ऐसा शब्द है जिसका हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। आपको बता ही दिए हैं प्राण, वही प्रश्न रिपीट हो रहा है। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो लिंग, लिंग का मतलब आप लोग पता है ना, लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग, तो वैसे आप लोग नहीं देखेंगे। तो लिंग शब्द, लिंग का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहचान होता है कि चिन्ह होता है कि निशान होता है कि सभी होता है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो जो लिंग होता है ना, इसका जो शाब्दिक अर्थ चिन्ह होता है। क्या होता है दोस्तों? अगर इसको ऐसे देखेंगे तो चिन्ह होता है, लेकिन लिंग का अर्थ क्या होता है? तो लिंग का अर्थ सभी होते हैं। तो याद रखेंगे इसका बी और डी दोनों ऑप्शन सही होगा। उस सिचुएशन पे कंफर्म करना है। सिचुएशन ए कह रहा है कि लिंग का शाब्दिक अर्थ अगर पूछे तो लिंग का शाब्दिक अर्थ आपका चिन्ह होता है। लिंग से हम उसकी पहचान करते हैं, लिंग से उसका हम निशान का पता लगाते हैं। ये भी बात याद रखेंगे। लिंग पहचान का भी रूप है, लिंग चिन्ह का भी रूप है, निशान का भी रूप है। तो इसलिए लिंग को आप लोग सभी बोलेंगे, लेकिन कहीं कहीं पे दोस्तों बहुत जगह आप लोग गूगल आदि करिएगा तो आपको चिन्ह ही केवल सही मानेगा। तो इसलिए आप केवल चिन्ह को न ध्यान दीजिए, क्योंकि जब ये प्रश्न बना था तो ये प्रश्न आपका KBS में बना था, केंद्रीय विद्यालय समिति में, और दोस्तों ये प्रश्न विवादों में रहा। इसलिए मैं इस चीज़ को बता दे रहा हूँ कि लिंग का पहचान करना भी मतलब होता है, चिन्ह का भी इसका इसी का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ निशान भी होता है। लेकिन आयोग जब बना था प्रश्न तो केवल चिन्ह को आंसर माना था, इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो आपको सबको पता है कि कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है कवयित्री होता है, आपको पता भी है। और याद रखेंगे, अब हमको बताएंगे इसका जो स्त्रीलिंग होता है ना, याद रखें स्त्रीलिंग इसका किसका? कवि का। कवित्री तो होता है, लेकिन याद रखेंगे कवयित्री का इसमें से कौन सही रूप है अगर आपसे पूछूं तो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछता है और बहुत लोग इसको 1000 बार पढ़ के भी भूल जाते हैं। तो जो इसका सबसे सही रूप है ना वह कवयित्री है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो कौन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? सेवक। सेवक नाम ही पुरुष लिंग में होता है और यह पुल्लिंग में आता ही है। बिना किसी को हम पढ़े केवल हम किसके साथ चले जाएं दोस्तों? सेवक जो है वह हरदम क्या होता है दोस्तों? स्त्रीलिंग नहीं है, पुरुष लिंग है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा। अगर आपको देखिए, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूं तो आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर आपसे कहे कि स्त्रीलिंग की पहचान या पुरुष लिंग की पहचान कैसे करते हैं, तो आपको कुछ भी चीज़ें ना आए ना, कुछ भी चीज़ें ना आए ना, तो दो चीज़ें कही जाती है। एक होता है आपका अच्छा और एक होता है आपका अच्छी, और एक होता है आपका मेरा और एक होता है आपका मेरी। दो चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अब इसी सेंटेंस में हम इसको लगाते हैं तो अगर ये सेंटेंस इस पर सटीक बैठता है वही हो जाता है। अगर अच्छा अच्छी पर बैठेगा तो आपका पुल्लिंग होगा, ठीक ना।
और मेरा मेरी पर बैठेगा तो क्या याद रखेंगे, ये चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अगर मेरी और अच्छी पर बैठेगा, ऐसे याद रखेंगे दोस्तों, सॉरी चाहूँगा, मेरी और अच्छी पर बैठेगा तो ये आपका स्त्रीलिंग होगा, और आपका अच्छा और मेरा पर बैठेगा तो ये क्या होगा, आपका पुल्लिंग होगा। इस भाव में ध्यान देंगे। अब देखिए मैं इसको थोड़ा आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं। अब देखेंगे पृथ्वी अच्छा है कि पृथ्वी अच्छी है, पृथ्वी अच्छी है तो अच्छी है तो ये स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा। शराब, शराब अच्छा है कि शराब अच्छी है, शराब अच्छी है। ऐसे मतलब शराब अच्छी तो है नहीं एक्चुअली, लेकिन शराब अच्छी ऐसा सेंटेंस मिलता है दोस्तों। तो आपको प्यास लगा, प्यास अच्छी है कि प्यास अच्छा है, तो प्यास आपका क्या है दोस्तों, अच्छी है। ये बात याद रखेंगे। तो याद रखेंगे या प्यास मेरी है, ऐसे इस तरह को याद करेंगे। अगर मान लो दोस्तों मैं आपसे इस चीज़ को कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बता दूं, कभी भी आपको स्त्रीलिंग की पहचान करना हो तो आप उसको सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। आपको पता है ना कि आप 1000 जगह लिखे हुए चीज़ें पढ़ें कि पृथ्वी हमारी माता है, तो माता का मतलब स्त्रीलिंग में आएगा, तो ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। शराब के बारे में आपको पता है ना कि शराब पीना है कि शराब पीनी है, शराब पी जाती है, याद रखेंगे स्त्रीलिंग में ही आती है। प्यास लगी है, ये बात याद रखेंगे, प्यास लगी है तो प्यास आपका लगी है तो स्त्रीलिंग में आता है। और आपको पता है कि सेवक, ये नाम ही है कि सेवक अच्छा है, याद रखेंगे। और ये आपका क्या होगा दोस्तों, तो ये आपका पुल्लिंग होगा। यही प्रश्न पूछा भी है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, यही आपको बताना है 26 नंबर कि आपका इसमें से कौन है दोस्तों कि जो आपका स्त्रीलिंग है। आपका उत्साह होगा कि चक्रव्यूह होगा कि मृत्यु होगा कि संकल्प होगा। अगर सबको ध्यान से देखेंगे तो आपका स्त्रीलिंग पूछा है, ठीक ना। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक चीज़ है उत्साह, और एक है चक्रव्यूह, और एक है मृत्यु, और एक है दोस्तों आपका संकल्प। तो याद रखेंगे जो आपका मृत्यु है ना दोस्तों, मृत्यु एक दिन आनी है, ठीक ना, मृत्यु आती है, ठीक ना, मृत्यु आ गई है, इसे देखते हैं दोस्तों। तो ये स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चक्रव्यूह में फंसा है, ठीक ना, उत्साह, उत्साह अच्छा है, संकल्प मेरा है, संकल्प मेरी है नहीं, कहीं ना आप लोग देखे होंगे संकल्प मेरा है। तो याद रखेंगे ये चीज़ों को ऐसे जब अपने भाव में तोड़ेंगे ना तो वो चीज़ें आपका स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग की पहचान का तरीका निकल जाएगा। आगे देखते हैं, हिंदी में कुल कितने कारक होते हैं, तरीकों को देखेंगे। हिंदी में कुल कितने कारक होते हैं दोस्तों, तो आपके 8 कारक होते हैं। कितने, 8 कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पूछेगा तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इसको आपको याद करना होगा कि हिंदी में पूरे आपके 8 कारक होते हैं, और कारक की पहचान उसके चिन्हों से करते हैं। अब कर्ता का जो चिन्ह होता है ने होता है, कर्म का आपका जो चिन्ह होता है, देखते चलिए यहाँ पे, जो आपका कर्ता का चिन्ह होता है वो क्या होता है, ने होता है। कर्म का चिन्ह क्या होता है दोस्तों, को होता है। करण का चिन्ह क्या होता है, से या द्वारा होता है, के द्वारा कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है। संप्रदान का चिन्ह होता है को या के लिए होता है। आपादान का चिन्ह होता है से, मतलब अलग होने के भाव में आएगा। संबंध का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। और अधिकरण का चिन्ह होता है में या पर। संबोधन का चिन्ह होता है हे, अरे, अजी, और बीच में पीछे संबोधन का ऐसा चिन्ह लगा होता है। सबसे पहचान आसान इसी का होता है, याद रखेंगे। इसके चिन्ह के जो शब्द होगा उसके पीछे संबोधन का ऐसे जो चिन्ह होता है लगा दिया जाता है। अब देखेंगे हिंदी में कुल कितने कारक होते हैं, तो 8 कारक होते हैं। अब देखेंगे कारक पर प्रश्न कैसे बनते हैं। करण कारक किस वाक्य में है, आपको पता है करण कारक किस वाक्य में। आपको करना क्या होगा, कारक पहचानने के लिए आपको ये चीज़ें याद करना होगा। क्या दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको याद करना होगा। अब देखेंगे हम लोग कि जो करण कारक है, याद रखेंगे करण कारक से द्वारा इसका चिन्ह होता है। राम को फल दो, ये होगा, इसमें तो को है, इसमें तो को है दोस्तों सॉरी, इसमें क्या है, तो इसमें को है। तो को कहाँ पे लगता है दोस्तों, कर्म कारक में लगता है, तो इसमें तो कर्म होगा। हमको क्या ढूंढना है, हमको करण ढूंढना है। और करण का चिन्ह होता है से या द्वारा। वह कलम से लिखता है, वह महेश की पुस्तक है, और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो आपको पता है ना कि जो आपका करण कारक है वह कलम से लिखता है। यहाँ पे देखेंगे से आना चाहिए या द्वारा आना चाहिए, तो वह कलम से लिखता है या कलम से द्वारा लिखता है, ऐसी भाव में निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो से है ना, से इसकी पहचान करेंगे, जहाँ कहीं भी से आए
मतलब उसके द्वारा की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे करण कारक होगा। आपका से भी आता है लेकिन अलग होने के भाव में आता है। तो याद रखेंगे, जैसे आप लोगों का से यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे देखेंगे अपादान कारक, अपादान कारक में भी इसका भी चिन्ह से होता है लेकिन अलग होने के भाव में कहते हैं। देखिए वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। यहाँ पे से आया है ना दोस्तों, तो अलग होने के भाव में जब आए तो वहाँ पे क्या होगा, अपादान कारक होगा। क्या होगा, अपादान कारक होगा। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखेंगे, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, यही बताना है। वह घर से बाहर गया, घर से मतलब बाहर जा रहा है दोस्तों, याद रखेंगे। वह चीज़ें क्या कर रहा है, वह चीज़ों को छोड़ रहा है। से क्या होता है, अलग होने के भाव में। घर से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। और जहाँ कहीं अलग होने के भाव में से आए तो आप लोग याद रखेंगे, अलग होने के भाव में से आए तो उसको क्या बोलते हैं, अपादान कारक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, जहाँ कहीं से अलग होने के भाव में आए अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मैना डाल पर बैठी है, याद रखेंगे इसमें जो आपका चिन्ह है ना, याद रखेंगे पर आया। और आपका पर कहाँ पे आता है, देखेंगे में या पर का जो चिन्ह होता है वो अधिकरण कारक का होता है। किसका होता है दोस्तों, अधिकरण। जहाँ में या पर आए, याद रखेंगे डाल पर बैठी है या घोंसले में बैठी है, ऐसे आए दोस्तों, तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, याद रखेंगे में या पर, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिकरण इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं कि उसने उसे छल से पराजित किया, में छल से कौन सा कारक है, याद रखेंगे। इस चिन्ह को आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि उसने उसे छल से क्या किया दोस्तों, पराजित किया। तो इसमें कौन सा कारक है, यही आपको बताना है। तो इसमें जो कारक होता है ना, याद रखेंगे छल से मतलब छल से पराजित किया, तो से जगह आ गया है तो इसमें कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से संबंध कारक का विभक्ति क्या होता है। संबंध का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। इसमें क्या मिला है दोस्तों, इसमें मिला है आपका की, का, के, की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, आपको देखेंगे कर्म 2 नंबर पर आ रहा है दोस्तों। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो को होता है। को आपको कहाँ मिला, तो को आपका इसमें ए मिला दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे हम इसको हल करते हैं, तो सभी के लिए हमको ये चीज़ें अगर याद है तो हम आसानी से चीज़ों को कर जाएंगे। आगे देखते हैं, निम्न में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, अश्व नहीं है, कि सैंधव नहीं है, कि घोतक नहीं है, कि आपका यातुधान नहीं है, यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, अश्व भी घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है, आपको पता है। अश्व भी होता है, सैंधव भी होता है, घोतक भी होता है। आपको याद रखेंगे, ये अश्व, सैंधव, घोतक आपका है भी होता है, इसका जो पर्यायवाची शब्द आपका तुरंग भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। घोटक भी होता है, और इसके बाद आपका बाजी भी होता है, बाजी भी होता है। सब घोड़ा के पर्यायवाची शब्द है। लेकिन ये आप याद रखेंगे, यातुधान इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। जब नहीं है तब ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कौन नहीं है, यही पूछा है। जो आपका यातुधान होता है ना, यातुधान का मतलब क्या होता है, राक्षस होता है, या राक्षस का जो क्या है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द। विलोम बार बार याद आ रहा है, इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। राक्षस का क्या होगा दोस्तों, पर्यायवाची शब्द होगा यातुधान का, याद रखेंगे। चलिए आगे ले चलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। आगे आपको बताते हैं कि निम्न में से तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तरणी, तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आपको पता है। तरणी का मतलब होता है सूर्य की नाम, की युवती, की आपकी नदी। याद रखेंगे, जब इस चीज़ को ध्यान से रखेंगे तो जो सूर्य का तरणी का पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका सूर्य होता है। क्या होता है दोस्तों, तरणी का पर्यायवाची शब्द आपका सूर्य होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगर सूर्य का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, रवि होता है सूर्य का पर्यायवाची शब्द। आपका दिनकर होता है, क्या होता है दोस्तों, दिनकर होता है। आपका भास्कर होता है, आपका सूरज होता है, क्या होता है, सूरज होता है। सभी क्या है दोस्तों, ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। बहुत कम समय में चीज़ों को हम खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन है जो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आदित्य है, कि सुधांशु है, कि दिवाकर है, कि अंशुमाली है। जब इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो सुधांशु होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे, जो आपका सुधांशु होता है ना, यह जो होता है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। किसका है दोस्तों, तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। इस बात को याद रखेंगे। और ये जो तीनों है ना, तीनों आपका आदित्य हो गया, आपका दिवाकर हो गया, अंशुमाली हो गया, सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो इस सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि आपका आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यही कहा है दोस्तों कि आग का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है। आग का पर्यायवाची शब्द जब आपका अनल भी होता है, आपका
पावक भी होता है, आपका क्या नहीं होता है तो व्योम नहीं होता है, कृषाणु भी होता है लेकिन आपका व्योम नहीं होता है। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो क्या नहीं है दोस्तों, व्योम नहीं है। व्योम का मतलब होता है आकाश, या आकाश का पर्यायवाची शब्द है। अगर आकाश का पर्यायवाची शब्द के बारे में बात करें तो आकाश होता है, गगन होता है, आपका शून्य ही आकाश को बोलते हैं, आपका नभ बोलते हैं, आपका अंबर बोलते हैं, आपका अनंत बोलते हैं, आपका अंतरिक्ष बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपका बार बार बनता है तो इसको कवर करते रहेंगे, ठीक है। इस चीज़ों को ध्यान रखते रहेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताएंगे दोस्तों, याद रखेंगे। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द नया होता है कि अभूतपूर्व होता है कि पूर्वगामी होता है कि वाचाल होता है। जो पहले कभी ना हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अभूतपूर्व। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अभूतपूर्व बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो नया होता है ना दोस्तों, नया का मतलब होता है दोस्तों जो अभी ही बना हो या जिसकी उत्पत्ति अभी हुई हो, उसको हम लोग नया बोलते हैं, ठीक ना। अगर आपसे कोई पूछे कि पूर्वगामी क्या होता है तो पूर्वगामी का मतलब होता है ना कि जो पहले आया हो ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वगामी बोलते हैं, ठीक है। वाचाल का मतलब क्या होता है, जो अधिक बोलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं। आगे देखते हैं, जो बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति हो उसको हम क्या बोलते हैं, अभी बता ही दिए, आपका वाचाल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पार्थिव का संबंध क्या होता है। देखते हैं, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो आप लोग बोलते हैं उनकी पार्थिव शरीर। तो पार्थिव शरीर, जो पार्थिव का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, इसी को बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे इसका संबंध किससे होता है, तो पार्थिव का संबंध मिट्टी से होता है, पृथ्वी से होता है। इस भाव में आप देखेंगे जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको हम लोग पार्थिव शरीर बोलते हैं, पार्थिव बोलते हैं। मतलब पार्थिव शरीर आप लोग देखते हैं ना, जिसको मिट्टी में मिल जाना, जिसको हम लोग पार्थिव का नाम दे देते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं दोस्तों, कि जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है। तो जो जानने की इच्छा रखता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। जो आपका जिजीविषा है ना दोस्तों, याद रखेंगे जिजीविषा, जिजीविषा मतलब होता है जीने की इच्छा रखने वाला। जो जीने की इच्छा रखता हो ना उसको हम लोग बोलते हैं जिजीविषा। याद रखेंगे, जीने की जो इच्छा रखता है उसको हम लोग बोलते हैं जिजीविषा। और जो आपका जिज्ञासा होता है ना, जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा रखने वाला। इसका जो अर्थ होता है जानने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं ये चीज़। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शुद्ध है। अभी आपको बता ही दिए हैं कि इसमें जो कवित्री है शुद्ध है, और शुद्ध है, सही है। और कवित्री कैसे लिखते हैं तो आपको पता है, जो कवित्री लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह हम लोग कवित्री को लिखते हैं, कवयित्री होता है दोस्तों। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है यही बताना है। तो वर्तनी की दृष्टि से आपका सन्यासी कैसे लिखेंगे, तो याद रखेंगे जो आपका सन्यासी होगा वो आपका क्या होगा दोस्तों, ए वाला होगा कि आपका ए होगा कि सन्यासी होगा कि सन्यासी होगा। याद रखेंगे जो सन्यासी होता है वो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा पूछता है उज्ज्वला। याद रखेंगे उज्ज्वला कैसे लिखते हैं या उज्ज्वल कैसे लिखते हैं। याद रखेंगे उज्ज्वला पूछेगा तो ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे ज का ही कमाल होता है। आगे देखते हैं, परीक्षा, परीक्षा का जो शुद्ध रूप होता है वो ऐसे लिखते हैं। याद रखेंगे। आपसे पूछता है जागृति, जागृति कैसे लिखते हैं, तो जागृति का शुद्ध रूप ऐसा होता है दोस्तों। याद रखेंगे। आपसे पूछ देता है निर्जीव, निर्जीव कैसे लिखते हैं, तो निर्जीव को ऐसे लिखते हैं। इस चीज़ों को आप ध्यान रखते रहेंगे। आगे देखते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है यही बताना है दोस्तों। तो ये आपका ज्योत्सना है। तो ज्योत्सना आप लोग याद रखेंगे कैसे लिखते हैं। याद रखेंगे ज्योत्सना को ऐसे लिखा जाता है। कैसे दोस्तों, ज्योत्सना ऐसे लिखते हैं। अब ऑप्शन आपका कौन सही है आप लोग देखेंगे तो ज्योत्सना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आशीर्वाद। आशीर्वाद की अगर बात करेंगे दोस्तों तो आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, तो आशीर्वाद आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी ऐसी होती है। आगे देखते हैं कि अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, आपको यही बताना है। आपको पता है विलोम शब्द, विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम। अनिवार्य का मतलब आप लोग देखते हैं ना, परीक्षाओं में लिखा होता है कि इस प्रश्न को करना आपको अनिवार्य है, मतलब करना ही करना है। तो जो इसका विपरीत होता है अनिवार्य का क्या होगा, तो ऐच्छिक होगा। क्या होगा दोस्तों, ऐच्छिक होगा। ऐच्छिक का मतलब होता है कि आपका इच्छा है तो कीजिए, ना इच्छा है तो मत कीजिए, आपकी इच्छा के अनुसार। अनिवार्य का मतलब कि एकदम आपको प्रण करा दिया है कि आपको चीज़ें करनी है निश्चित रूप से। और ऐच्छिक का मतलब है आपकी इच्छा के अनुसार। आपका इच्छा होगा तो आप करिए, ना इच्छा हो तो ना करिए, ठीक है।
आगे देखते हैं ग्रस्त। ग्रस्त का आप लोग देखते हैं ना, रोग से ग्रस्त, पीड़ित है, और रोग से वो मुक्त है। याद रखेंगे, इसका क्या होगा दोस्तों, मुक्त होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द। याद रखें, किसी कार्य को स्टार्ट करना को क्या बोलते हैं, श्री गणेश करना या श्री गणेशाय करना, और इसको खत्म करने को बोलते हैं दोस्तों, समाप्त करने को, समापन को इति श्री बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं धनी का विलोम शब्द क्या होता है। जो धनी, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है उसको हम लोग धनी बोलते हैं, और जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग निर्धन बोलते हैं, रंक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं संयोग शब्द का विलोम शब्द। याद रखेंगे संयोग, जब आप लोग रस में पढ़े हैं ना, रस में श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग जहाँ पे प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलन का वर्णन करे। याद रखें, संयोग का मतलब होता है कि दो वस्तुओं के मिलन की बात करे, संयोग करे, और इसका जो विलोम शब्द होता है ना, याद रखेंगे वो होता है वियोग। याद रखेंगे वियोग। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बिछड़ने की बात करता है, वियोग का मतलब बिछड़ने से है, संयोग का मतलब जुड़ने से है। याद रखेंगे। अत्यधिक का विलोम शब्द क्या होता है। अत्यधिक मतलब कि बहुत ज़्यादा, और इसका जो विलोम शब्द होता है ना, अत्यल्प होता है। अत्यल्प का मतलब होता है बहुत कम। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अत्यधिक का मतलब अधिक से है, और अत्यल्प का मतलब कम से है। ठीक, इस भाव में आप लोग याद रखेंगे। कृत्रिम, कृत्रिम जो मनुष्य अपने विधियों द्वारा बनाता है, कृत्रिम का मतलब मानव निर्मित कहते हैं, और कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा, प्राकृतिक। कृत्रिम का क्या होगा, प्राकृतिक होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कृत्रिम का क्या होगा दोस्तों, तो प्राकृतिक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आपको बताना होगा कि जो समास होता है, समास का शाब्दिक अर्थ मैं बताऊं, संक्षेप होता है कि आपका विस्तार होता है, कि आपका विग्रह होता है, कि विच्छेद होता है। तो जो आपका समास का शाब्दिक अर्थ होता है, संक्षेप होता है। 6 प्रकार के होते हैं, ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है। आपको यही बताना है, जब इसको आप लोग तोड़ेंगे तो राजा का पुत्र टूटेगा, और जहाँ कहीं भी विभक्ति का लोप होता है वहाँ पे क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है, राजा का पुत्र। ठीक है। द्विगु समास कैसा होता है, तो द्विगु समास आपका संख्यावाची होता है। जहाँ कहीं भी संख्या आ जाए ना शब्दों में, संख्या के बाद 1 2 3, एका दुआ त्रिया चतुर्था पंचा षष्ठा की बात करें, वहाँ पे द्विगु समास बहुत आसान तरीका होता है पहचानने का। जहाँ कहीं भी इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, और योजक चिन्ह बीच में आ जाए, जैसे रात दिन में, ठीक ना, आपका क्या होगा, तो आपका द्वंद्व समास होगा, बीच में योजक चिन्ह इसका पहचान होता है। कर्मधारय समास में विशेषता पाई जाती है। इसमें जो होता है कर्म की प्रधानता पाई जाती है, इसमें विशेषण और विशेष्य होते हैं। ठीक है, ये आपके कर्मधारय समास होते हैं। आगे देखते हैं कि निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण क्या होगा। तो कर्मधारय समास आपको छांटना है, आप बताएंगे दोस्तों। तो आपका कर्मधारय समास क्या होगा कि याद रखेंगे नीलगाय, यहाँ पे त्रिफला, यहाँ पे चतुर्भुज, और यहाँ पे नवरात्र। नवरात्र में 9 शब्द आया तो ये आपका क्या होगा, द्विगु समास। चतुर्भुज में 4 शब्द आया तो ये क्या होगा, द्विगु समास। त्रिफला में 3 फला, 3 के बाद का है तो याद रखेंगे द्विगु समास। और नील गाय में नीली गाय, ये गाय की विशेषता बता रहा है तो याद रखेंगे नीली गाय। कर्मधारय समास में जो विशेषता बताई जाती है, याद रखेंगे विशेषण और विशेष्य जैसी बात करी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है कि त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। याद रखेंगे त्रिवेणी, याद रखेंगे 3 की बात कर रहा है दोस्तों, इसमें 3 शब्द आ रहा है। तो जब अगर 3 बात आ गई दोस्तों, तो त्रिवेणी में आपका समास क्या होगा, याद रखेंगे। तो जो आपका त्रिवेणी में आपका द्विगु समास होगा, क्या होगा दोस्तों, तो द्विगु समास होगा। ये संख्यावाची है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में बहुब्रीहि समास क्या होगा, यही बताना है दोस्तों। तो बहुब्रीहि समास याद रखेंगे, यहाँ पे पंचवटी होगा, कि महाकवि होगा, कि चतुर्भुज होगा, कि आजन्म होगा। याद रखेंगे दोस्तों। आपसे क्षमा चाहूँगा, यहीं पे आपको मैं बताया हूँ, यहीं पे क्षमा चाहूँगा दोस्तों। क्या है दोस्तों, यहीं पे मैं कहीं पे आपको बताया हूँ कि अभी कि जो आपका चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज में मैं बताया हूँ कि चतुर्भुज, याद रखेंगे चतुर्भुज में आपका ये द्विगु समास नहीं होता है। चतुर्भुज में आपका कौन सा समास होता है, तो चतुर्भुज में आपका समास होता है बहुब्रीहि। याद रखेंगे। और यहाँ पे आया भी है, इसको मुझे ध्यान था, ये चीज़ें बहुत तेज मैं भूलता भी हूँ। तो बहुब्रीहि में आपका समास क्या, चतुर्भुज में आपका बहुब्रीहि समास होगा। आगे देखते हैं, त्रिवेणी में आपका द्विगु समास होगा। निम्न में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो बहुब्रीहि समास का आपका उदाहरण क्या होगा, तो बहुब्रीहि समास का आपका चतुर्भुज होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं,
प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा? प्रतिदिन दिन में टूटता है, आपको पता है। जहाँ कहीं भी आपका उपसर्ग लगा होता है उसमें हमारा कौन सा समास होता है? तो वहाँ पे आपका होता है अव्ययी भाव समास। इसमें उपसर्ग लगे होते हैं। तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप होता है। इसमें विशेषण और विशेषता जैसी बात होता है। इसमें आपका संख्यावाची होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह होता है। ये चीज़ को आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं गुल्लर का फूल होना का अर्थ क्या होगा। ये मुहावरा है दोस्तों। तो गुल्लर का फूल होना मतलब कि लाल पीला होना, कि सुंदर होना, कि विमर्ण होना, कि दुर्लभ होना। लाल पीला होना का मतलब याद रखेंगे, लाल पीला होना का मतलब होता है क्रोधित होना या गुस्सा होना। गुल्लर का फूल होने का मतलब होता है दोस्तों, याद रखेंगे, दुर्लभ होना। याद रखेंगे दुर्लभ होना। जैसे गुल्लर का फूल बहुत दिनों के बाद उसे देख पाना दुर्लभ होता है, उसी तरह गुल्लर का फूल लोग बोलते हैं कि आप तो गुल्लर के फूल हो गए, मतलब आप दिखाई नहीं दे रहे हो। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो दुखी होना, ईर्ष्या से जल जाना, दुश्मनी निकालना, दीनता प्रकट करना। तो कलेजे पर सांप लौटना का मतलब होता है ईर्ष्या से जल जाना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हम पूरे जितने प्रश्नों को कवर किए, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। अगर वीडियो को आप लोग लाइक कर लेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।